हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। और इससे पहले मैं एक मॉडल आपको जो बोहर का परमाणु मॉडल था वो बता चुका हूँ। इस मॉडल को समझने के लिए आप पहले बोहर का परमाणु मॉडल समझें। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है बोहर के परमाणु मॉडल की थी, तो आप उससे देख लें और तब इसे समझें। तो इसमें वो जो मॉडल दिया गया था वो 1913 में बोहर के द्वारा दिया गया था। और ये जो मॉडल है जिसे मैं सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल कहता हूँ, सोमरफेल्ड ने 1919 में बोहर के परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल कहलाता है। और इसमें इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं की बारीकी से संरचना की व्याख्या की और कुछ दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सोमरफेल्ड ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाओं के बारे में गहराई से जानकर दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और दीर्घवृत्तीय कक्षाओं की दो अक्ष होती हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, ये दीर्घवृत्तीय अक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये द्विवृत्तीय कक्षा है जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इसमें दो अक्ष आपको दिखाई दे रही होंगी, एक तो मेजर अक्ष, एक माइनर अक्ष। जो मेजर अक्ष है वो बड़ी वाली अक्ष है, देखो ये रहा, ये इसकी मेजर अक्ष है और ये इसकी माइनर अक्ष है। तो इस प्रकार बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है किसी द्विवृत्तीय कक्षा में तो दो अक्षों से होकर गुजरता है। दो अक्ष होती हैं उसके अंदर, एक तो लघु और एक दीर्घ। तो जैसे जैसे जो दीर्घ कक्षा होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, जैसे जैसे उसकी लंबाई कम होती है लघु अक्ष के बराबर हो जाती है। दीर्घवृत्त कक्षा जो होती है, ये दीर्घ अक्ष है, जब इस दीर्घ अक्ष की लंबाई धीरे धीरे घट करके मेजर अक्ष के बराबर हो जाएगी, तो ये जो दीर्घवृत्त आपको दिखाई दे रहा है ये केवल वृत्त रह जाएगा, यानी इलेप्टिकल ऑर्बिट से ये बन जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट। तो यानी दीर्घवृत्तीय कक्षा से वह वृत्तीय कक्षा में बदल जाता है, जो वृत्त कक्षा बनी है वो दीर्घवृत्त कक्षा का ही एक विशेष रूप है। यानी दीर्घवृत्तीय कक्षा से ही लघु वृत्तीय कक्षा बनाई गई है। अब ये जो सेकंड में ये बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन अब वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, पहले घूम रहा था दीर्घवृत्तीय कक्षा में, अब घूम रहा है वृत्तीय कक्षा में, क्योंकि अब दीर्घ की क्या बन चुकी है, वृत्त कक्षा बन चुकी है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, वृत्तीय कक्षा में घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन अब वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन केवल, इससे पहले मैं बोर के परमाणु मॉडल में समझा चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणज होते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें कि उन्हीं कक्षाओं में घूम पाते हैं जिनके कोणीय संवेग, किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणज होते हैं। उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम पाते हैं जहां n को किसी इलेक्ट्रॉन की मुख्य कक्षा कह सकता हूं, जिसका मान 1 2 3 4 आदि हो सकता है। जहां n है इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में घूमने की संख्या की। अगर वो पहले कक्षा में घूम रहा है तो n का मान 1 होगा, यदि वो दूसरे कक्षा में तो n का मान 2 होगा, 3 में है तो 3 होगा, तो फोर्थ कक्षा में है तो n का मान 4 होगा। इस प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है NH/2π का पूर्ण गुणज। अब देखते हैं कि दीर्घवृत्तीय कक्षा के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो उसका जो मान होगा कोणीय संवेग, उस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो होगा KH/2π का पूर्ण गुणज होता, जहाँ k एक पूर्ण संख्या है और k का मान भी 1 2 3 आदि 4 हो सकते हैं। और k का मान इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को दिखाता है। वहाँ n का मान था, n का मान क्या दिखा रहा था, मुख्य क्वांटम संख्या क्यों दिखा रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूम रहे हैं। और यहाँ पर दिखा रहा है वो उप ऊर्जा स्तर, यानी इलेक्ट्रॉनों की जिस कक्षा में घूम रहे हैं उस कक्षा का ऊर्जा कितनी है। अगर वो पहली कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा कम होगी, दूसरे में तो उससे ज़्यादा होगी, तीसरे में तो उससे ज़्यादा होगी और फोर्थ में तो सबसे ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार उनकी ऊर्जाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो यही k का मान दिखाया गया, k का मान इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को दिखाता है और जिसे हम दिगंश क्वांटम संख्या भी कहते हैं। और दिगंश क्वांटम संख्या को हम L से डिनोट करते हैं, यानी k का मान दिगंश क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। अब देखते हैं, देखो मैंने लिख रखा कि वृत्तीय कक्षा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MV का मतलब क्या है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बोहर के परमाणु मॉडल में बता दिया है कि किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अगर जानना है तो कोई m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन जब m v वेग से किसी वृत्तीय कक्षा में
वृत्तीय कक्षा में r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में भ्रमण करता है तो उसका कोणीय संवेग mvr होता है, और जो कि mvr nh/2 का पूर्ण गुणज होता है, और n का मान होता है, जिन्हें हम n को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और n का मान 1 2 3 4 आदि हो सकता है। अब देखते हैं लघु कक्षा के बारे में। यदि मेरे पास यदि इलेक्ट्रॉन लघु वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग होगा mvr बराबर k h/2 यानी यहाँ पर k आ चुका है जो कि दिगंश क्वांटम संख्या के बराबर है, और k का मान भी 1 2 3 4 आदि हो सकता है। अब देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n और दिगंश क्वांटम संख्या k में संबंध, यानी n और k में क्या संबंध है। n और k में संबंध जानने के लिए हम देखते हैं ये डायग्राम, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो पहली कक्षा देखो दीर्घवृत्तीय कक्षा है, ये जो कक्षा है दीर्घवृत्तीय कक्षा है, यानी इसमें n का मान 4 है और k का मान 1 है। जब n का मान 4 होगा और k का मान 1 होगा तो उसे बोलेंगे इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल ऑर्बिट है अर्थात इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। अब हम देखते हैं दूसरी कक्षा। अगर मैं इस कक्षा के अलावा इसके बाद इसकी कक्षा की बात करता हूँ, सेकंड नंबर की जो कक्षा है इसे बोलता हूँ मैं इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये भी इलेप्टिकल ऑर्बिट है, यानी दीर्घवृत्तीय कक्षा है। इसमें n का मान 4 है और k का मान 2 है। यहाँ पे देखो k का मान 1 था, यहाँ 2 हो चुका है, यहाँ k का मान 3 हो चुका है क्योंकि कक्षा तीसरी वाली है, और जो चौथी वाली कक्षा है यहाँ को आपको k का मान 4 दिखाई दे रहा होगा। और ये इससे हम ये पता लग रहा है कि दीर्घवृत्तीय कक्षा से इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रहा था, और धीरे 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 वो एक वृत्तीय कक्षा में घूमने लगता है। और दीर्घवृत्तीय कक्षा जब बनती है जब n का मान k के मान के बराबर हो जाता है। देखो n का मान k के मान के बराबर हो चुका है, इसे बोल देंगे सर्कुलर ऑर्बिट, अर्थात वो सर्कुलर ऑर्बिट बन चुका है। और इलेक्ट्रॉन अब उसके बिल्कुल मिडिल में है, नाभिक मिडिल में है, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नाभिक के चारों तरफ समान दूरी पर भ्रमण कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जबकि इनमें ऐसा नहीं था। इसमें नाभिक एक तरफ था और कभी उसकी दूरी बढ़ रही थी तो कभी दूरी घट रही थी। नाभिक की अक्ष के बढ़ने के कारण कभी उसका वेग बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था। वेग इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि दूरी बढ़ रही थी, और दूरी अगर कम होगी तो वेग भी कम होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये मेरा दीर्घवृत्तीय कक्षा पहली है, ये दूसरी है। अगर पहली है तो k का मान 1 है, दूसरी है तो k का मान 2 है, और तीसरी है तो k का मान 3 है, और चौथी अगर बात करें तो वो k बराबर n बराबर 4 है तो k का मान भी 4 है। दोनों मान बराबर हो चुके हैं, और जैसे मान दोनों बराबर हुए हैं तो कक्षा ने ले लिया है, वृत्तीय कक्षा बन चुकी है। तो आप जानते हैं k का मान n के मान पर निर्भर करता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। इसका मान न्यूनतम 1 और अधिकतम n के बराबर होता है। न्यूनतम 1, देखो न्यूनतम 1 है k का मान, और अधिकतम कितना n के बराबर। n का मान कितना 4, तो 4 देखो ये k का मान 4 अधिकतम है। तो यदि n का मान 2 है तो k का मान होगा 1 और 2। यदि n का मान 3 है तो k का मान 1 2 3 होगा, यानी 1 से शुरू करते हैं। और यदि n का मान 4 है तो k का मान 1 2 3 और 4 होगा, यानी n का मान k के मान के बराबर हो जाएगा। 4 देखो 4 मान इसके रहे, 4 मान नहीं रहे। तो यदि मैं दोनों का रेशो निकाल लूँ, n/k का रेशो निकालता हूँ तो n क्या है, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो कोई दीर्घ अक्ष की लंबाई, जैसे मैं चित्र में पहले बता चुका हूँ आपको, ये मेरी दीर्घ अक्ष की लंबाई है ये मेरी दीर्घ अक्ष की लंबाई है, ये मेरी दीर्घ अक्ष की लंबाई देखो लिखा हुआ है मेजर एक्सिस, और ये मेरा लघु अक्ष है, ये लघु अक्ष है। जब दीर्घ अक्ष लघु अक्ष होगा तो दीर्घवृत्तीय कक्षा कब बनेगी, कक्षा जो होगी दीर्घवृत्ताकार होगी। तो इसे बोलता हूँ मेजर एक्सिस। ये मेजर है और ये माइनर है। अब मैं बात कर रहा हूँ n बराबर ये हो गया n/k, यानी ये है दीर्घ अक्ष की लंबाई और k है लघु अक्ष की लंबाई। और यदि मैं बात करूँ दिगंश क्वांटम संख्या, यानी k का मान एक दिगंश क्वांटम संख्या के बराबर होता है। यदि दिगंश क्वांटम संख्या का मान 0 1 2 3 होता है तो उस समय कह सकता हूँ कि वह इलेक्ट्रॉन यदि 0 है तो इलेक्ट्रॉन s उपकोष में है। यदि l का मान 1 है तो इलेक्ट्रॉन s और p उपकोष में है, s से p में जा रहा है। और यदि मैं बात करता हूँ d उपकोष की, अगर l का मान 2 है तो इलेक्ट्रॉन s p और s से p में, p से d में जा चुका है। इसी प्रकार यदि f की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन s p d और f में जा चुका है, यानी चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। यदि l का मान 0 है तो s उपकोष में है, l का मान 1 है तो p उपकोष में है, और l का मान 2 है तो d उपकोष में है। यदि l का मान 3 है तो 4 यानी f उपकोष में इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। तो ये अर्थ है इसका। अब देखते हैं कि n का मान k के मान के बराबर होता है, और यदि k का मान n के मान के बराबर होगा तो कक्षा कैसी होगी, वृत्तीय होगी, वृत्ताकार होगी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कक्षा कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। अब मैंने एक नोट बनाया हुआ है, इसमें नोट में ये बताना है कि ये जब कोई इलेक्ट्रॉन एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में या अंडाकार कक्षा में के पथ पर नाभिक के चारों घूमता है
तो उसकी नाभिक से दूरी घटती बढ़ती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया चित्र में, ये देखो नाभिक, अगर मैं पहले वाली इसकी बात करता हूँ तो इसे नाभिक के नज़दीक है। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो ये नाभिक के नज़दीक आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन फिर दूर पर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर आ गई, दूरी बढ़ गई तो नाभिक से दूरी बढ़ गई, यानी वेग घट गया उसका। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षा या अंडाकार कक्षा में नाभिक के चारों घूमता है तो उसकी नाभिक से दूरी घटती बढ़ती रहती है, इसके साथ साथ उसका वेग भी घटता बढ़ता रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकटतम दूरी पर होगा तो उसका वेग अधिक उच्चतम होगा। उसका वेग कैसा होगा? उच्चतम दूरी पर। नाभिक से अगर कम दूरी पर है तो वेग अधिकतम होगा, नाभिक से अधिकतम दूरी पर है तो वेग उसका न्यूनतम होगा। तो ये बताया गया है नोट के रूप में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये था मेरा सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। इस सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल को जानने के लिए आप बोहर का परमाणु मॉडल पहले जान लें, पहले समझ लें, जो कि इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया है। अब सोमरफेल्ड ने जो मंडल बनाए थे उसमें कुछ दोष भी पाए गए, मैं जानते हैं उस दोष के बारे में। सोमरफेल्ड के सोमरफेल्ड मॉडल के दो दोष थे, जिसमें कि पहला दोष यह है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की संरचना की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता। यानी यह जो सोमरफेल्ड का जो मॉडल है, यह अधिकतम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की संरचना करने में असफल है। और नंबर 2 है कि यह परमाणु मॉडल जो है, जो जीवन प्रभाव और स्टार प्रभाव की भी व्याख्या करने में असमर्थ है। तो ये इसके दो दोस्त थे। तो ये था सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको आना चाहिए। और यदि ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।